ये डिस्प्ले दिख रहा है। हेलो, डिस्प्ले दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े थे इसके आगे का कवर करते हैं, जो पिछला बाकी था। अब जो पार्टिकुलेट्स मैटर हैं उनके बारे में अगर बताऊं, जैसे ये लास्ट का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, पेन ले रहा हूँ, रुकिए। ये जो दिख रहा है टाइम ऑफ डे, ये वाली क्वेश्चन, ये 7 क्राइटेरिया की बात हो रही थी कि 7 क्राइटेरिया किस तरीके से होता है। जो आज के डेट में एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से काम कर रहा है और क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है। तो जैसे एक रेट ऑफ रेशियो लगाया गया है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि जो रेट ऑफ रेशियो लगाया गया है वो देखा जाता है कि कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स का मतलब जो गाड़ी होती हैं उसकी चलन ज़्यादा ना हो तो वो टाइम सबसे अच्छा माना गया है। जैसे भोर का टाइम हो गया, ठीक है, या शाम को 6 बजे के बाद, ठीक है, उसको कहा गया है। तो इस तरह का कि जो बेस्ट क्वालिटी एयर होती है वो कब मिलती है, तो सबको पता है बेस्ट क्वालिटी एयर मॉर्निंग में ही मिलता है। तो आप अपने हिसाब से उसका आंसर दे सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ए क्यू आई या तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ए क्यू आई। अब ए क्यू आई का इंडेक्स मैंने पीपीटी में पहले भी दे रखा है, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है। तो ए क्यू आई के बारे में जो बात हो रही है वो किस तरीके से होता है कि एक इंडेक्स होता है जिसमें कई सारे एयर्स को मिला करके ये दिखाया जाता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका कैसा रेट ऑफ रेशियो है। तो अगर इंडेक्स की बात हम करें, किसी भी इंडेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे पूछा गुड एयर क्वालिटी के बारे में। तो देखो गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, 0 से लेकर के 50 तक रहता है, जो कि एयर क्वालिटी कंसिडर क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्ट्री एंड एयर पोल्यूशन पॉजेस लिटिल और नो रिस्क, मतलब इस रेशियो के है। अगर तुम ऐसे देखो तो 0 से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 50। अब इसमें इंडेक्स जब तैयार करोगे तो जरूरी नहीं है कि 0 से 50 डैश कर दो, ठीक है। 0 से 10 जाओ, 10 वाले को याद रखो, ठीक है, 10 पे कौन है, फिर 20 पे याद रखो, 20 पे कौन है, फिर 30 40, इसी तरीके से लगा करके तुम पूरा पूरा जो है याद कर लो। 5 नाम इसको याद कर लेना, इस तरीके से तुमको पता चल जाएगा। और बताना ऐसे करके 51 से, ठीक है, 51 से 100 तक वो जो होता है उसको मॉडरेट कहा जाता है, ठीक है। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेबल है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। क्या है वो, एक्सेप्ट हो सकती हैं लेकिन कुछ कंडीशन उसमें होंगी, उस कंडीशन को देखना होगा कि वो कंडीशन कैसा है और किस किस तरह पे और किस किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, ठीक। तो दो कंडीशन आपको मिलेगा, एक नॉर्मल मिलेगा, एक मॉडरेट मिलेगा और एक एक्सट्रीम मिलेगा। ये इस तरह के कुछ लेवल्स होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया जाता है, ठीक। अब आप बात करेंगे कि गुड एयर क्वालिटी है क्या, ठीक है। गुड एयर क्वालिटी सीधे सीधे आप ये लिख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स या गैसियस सॉलिड लिक्विड जो भी आप लिख रहे हो वो पार्टिकुलेट्स मैटर जो
ह्यूमन हेल्थ को या किसी भी लिविंग थिंग्स को अफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, मतलब बैड इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, और वो अपना खुद का रिसाइकिल कर लेते हैं, अपने आप से वो कर लेते हैं। ऐसे एयर्स को गुड एयर कहा जाता है। गुड एयर हैबिटेबल जोन के लिए, हैबिटेबल जोन वह जोन होता है जिसमें आने पलने फूलने कोई भी मतलब सजीव पलने फूलने बढ़ने के लिए हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो या किसी और चीज़ का। तो वही जो उसकी इंडेक्स है, जो गुड क्वालिटी एयर का इंडेक्स है, 0 से 50 कहा गया है। बाकी 51 से 100 जो होता है वो आपका मॉडरेट होता है, ठीक है। अब 100 के ऊपर जाएंगे तो वो रिस्क पे आ जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे काम होगा फिर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्काई सो हैजी, ठीक है। हमारा जो है स्काई क्यों इतना हैजी है, तो देखो हैजी होने के कई सारे फैक्टर हैं। जैसे जैसे हमारा ओजोन का लेवल घटेगा बढ़ेगा उस तरह से इंपीरियल इम्पैक्ट दिखाएगा। फिर जिस तरीके का हम इमिशन कर रहे हैं, इमिशन ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन इमिशन करते हैं हम, प्लस इंडस्ट्रियल के थ्रू, जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है उसके थ्रू जो होती है, ठीक है। तो अब इसी की वजह से हैजी हो रहे हैं। हैजी होने से क्या है, स्मोक कैन कज ऑफ सॉरी स्मोक कैन कज द स्काई टू अपीयर हैजी, ठीक है। यही जो होता है स्मोक हमारे स्काई को हैजी बनाता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हैजी क्यों हो रहा है, तो स्मोक ही ज़्यादा बड़ा कारण है। स्मोक को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़िए, और ट्रांसमीटर ट्रांस क्या कहते हैं उसको, जो ट्रांसपोर्टेशन इमिशन सिस्टम है उस पर ध्यान दीजिए, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, कुछ मामले में रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। डिफ्यूज तो होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद से जो बोनस में आपको मिलता रहता है स्मोक के, क्या लिखा हुआ है, सनलाइट जो होता है डिफ्यूज हो जाता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आपको क्या है कि हैज़ी दिखता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, व्हाट इज आइनोस्फेयर, ठीक है ना। आइनोस्फेयर क्या है, तो आइनोस्फेयर के बारे में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ और जोड़ा हुआ है, DEF लेयर के बारे में समझना, DEF, ठीक है। DEF ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, डी क्या होता है, ई क्या होता है, एफ क्या होता है। तो मैंने बहुत पहले भी एक चीज़ बात बताई थी कि आपका कोई भी लेवल होता है वो 10 लेवल में बटा होता है। जैसे ये आपका अगर इंडेक्स हो रहा है, ट्रोपोस्फियर है, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से आपका रहेगा, पर LV1 लिखा रहेगा, LV1 LV2 ऐसे आपका बना रहेगा। उस लेवल का अलग अलग नाम रहेगा, जैसे कर सकते हैं ABCD, ठीक है, ई, ऐसे करके आपको अलग करके दिखाएगा। तो देखो चलो समझते हैं कि आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर में मैंने एक चीज़ बताया था कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव और पैसिव दोनों ही होते हैं। अब देखो आइनोस्फेयर, देयर आर 3 मेन रीजन। रीजन क्या होता है ये भी जान लो। जैसे ये मान लो एक लाइन है, अब ये है तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर और ये है स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर यहाँ पे आ गया तुम्हारा मेसोस्फेयर, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो जा रहा है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, या ग्राउंड लेवल मान लो, ठीक है, ग्राउंड लेवल यही हो गया, ठीक। तो अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर जो ग्राउंड लेवल इतना है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे यहाँ से चालू हो रहा तो 1 2 3 करके ऐसे जाएगा किलोमीटर। तो यहाँ से जो चालू हो रहा इस पॉइंट पे, यानी एंड हुआ कितने पे, एंड हुआ 10 पे, ठीक है, 10 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है। अब क्या है, 10 के बाद 11वें पे आपको स्ट्रेटोस्फेयर में एंट्री मिलेगा। ये 80 किलोमीटर तक होता है, यानी यहाँ से 80 किलोमीटर, यहाँ पे जो रहेगा 80 किलोमीटर, ठीक है। किसी किसी बुक में 50 रहेगा, किसी में 60 रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, वो एक उसका खेल है लेवल्स का, लेकिन ग्राउंड लेवल से 80 किलोमीटर मान लो, ठीक है। तो अब क्या होना है यहाँ पे, जो 80 है जो काउंटिंग किया हो, तो अब यहाँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से 80 होगा, ये 0 से 80 हुआ, तो यहाँ से 10 घटा दोगे तो यानी ये हो गया 70। यानी अब कहने को क्या है कि ट्रोपोस्फेयर का एंड पॉइंट और स्ट्रेटोस्फेयर का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ,
रीजन के बारे में बता रहा हूँ। रीजन क्या है कि ट्रोपोस्फियर का स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी ट्रोपोस्फियर का एंडिंग पॉइंट, स्ट्रेटोस्फियर का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे मिलता है उसी को रीजन कहते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा, स्ट्रेटोस्फियर का एंडिंग पॉइंट और मेसोस्फियर का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे मिलेगा उसको रीजन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा इजी वे में। तो देखो ये क्या कह रहा है, देयर आर थ्री मेन रीजन ऑन द आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर के तीन मेन रीजन होते हैं जिसको कॉल्ड द डी लेयर, द ई लेयर एंड द एफ लेयर। ठीक है, जो डी लेयर के नाम से, ई लेयर के नाम से, एफ लेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द डी रीजन यूजुअली फॉर्म्स इन द अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डी लेयर है मेसोस्फीयर का अपर पार्ट है, while E region typically appear in lower thermosphere। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो E है, जो E है थर्मोस्फेयर का लोअर लेवल पे होगा। ठीक है, अब जहां हम F की बात करेंगे, F क्या है, F रीजन इज फाउंड इन द, ठीक है, अपर रीच ऑफ थर्मोस्फेयर, जहाँ पे ये लोअर लेवल होता है और लोअर लेवल को ई से डिनोमिनेट या रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं पे एफ को हम इसके अपर लेयर से डिनोट करते हैं। तो पॉइंट नोट करने वाली क्या है कि अगर आइनोस्फेयर का डी ई एफ के बारे में जिक्र हो रहा है तो अपर जहाँ आएगा थर्मोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर का अपर जहाँ आएगा, ठीक है, वहाँ एफ रीजन होगा। थर्मोस्फेयर का जहाँ लोअर आएगा वहाँ ई रीजन होगा। ठीक है, और डी कहाँ होगा, जब मेसोस्फेयर का, ठीक है, मेसोस्फेयर के फॉर्म्स का अपर अगर लेयर होगा तो वो डी होगा। अब और हम आगे समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हूँ ये इस वाले पॉइंट पे, टिपिकली द F1 लेयर। अब देखो F में भी जो है, ठीक, F में भी जो है F1 लेयर आ गया। ये तो ये क्या बात हुई, मतलब अब F1 क्या है, तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ कि कई सारे ब्लॉक या बैचेस में बनाए और समझाए गए हैं कि ताकि उस तरीके से हम काम कर सकें। तो जो ये कह रहा है, टिपिकली F1 लेयर इज फाउंड एट अराउंड एन एल्टीट्यूड of 300 kilometers with the F2 layers above it at around 400 kilometers। ठीक है ना, कहने का क्या है कि अगर 300 किलोमीटर पे हम जाते हैं, पृथ्वी के सरफेस से 300 किलोमीटर जाते हैं तो देन F1 लेयर, और मैं 400 किलोमीटर जाता हूँ तो क्या होता है F2 लेयर्स। ये किस में है, एल्टीट्यूड के हिसाब से। क्लियर हो गई बात। अब देखो, द कंबाइंड एफ लेयर में देन बी सेंटर्ड अराउंड 250 to 300 किलोमीटर्स। क्या कह रहा है, जो हम एफ लेयर को कंसीडर करते हैं, जिस एफ लेयर की हम बात करते हैं, वो प्योरली जो है अगर हम कंबाइंड कर दें 250 किलोमीटर और 300 किलोमीटर्स को, तो क्या हो जाएगा, आपका एफ लेयर हो जाएगा। तो अगर 300, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, बहुत छोटी सी पॉइंट है लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा, कि अगर 250 से 300 के बीच में अगर एफ लेयर को कंबाइन करने में मिल जाता है, ठीक है, तो 400 पे F2 कैसे मिल सकता है, ये बात है। तो ये यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, क्लाइमेट का जहाँ पे सी लेवल नीचे है, डाउन है, ग्राउंड लेवल ऊपर है, नीचे है, तुम रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हो, वहाँ की बात करा। इसीलिए यहाँ पे मे देन लिखा है, मे देन मान सकते हैं उसके सेंटर से अराउंड लगभग जो है 250-300 किलोमीटर पे एफ लेयर मिल जाएगा। वो ये नहीं कह रहा कि इतने में ही रहेगा, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में रहेगा और भी कई सारे वहाँ पे आयन्स रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ द ऑल द लेयर्स in the ionosphere layers varies considerably and F layers varies the most। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, जो इसका एल्टीट्यूड है,
ठीक है, आयनोस्फीयर का, वो वेरियस टाइप से आपको दिखाया गया है। कई फेज में, वही बात बता रहा हूँ, कई फेज में, कई टुकड़ियों में इसको बांट दिया गया है। अब उसमें भी एफ लेयर के अंदर भी कई सारे वेरियस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, और उसको आगे की तरफ हेयरली करेंगे। हेयरली मतलब हो गया तुम्हारा कि आगे की तरफ बढ़ाएंगे उसके बारे में सोच करके, ये चीज़ें हो गई। अब देखो क्या है कि अगर हम कोई पूछे कि डी रीजन होता क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज डी रीजन, तो सीधे वहां पे सबसे पहले तुमको आइनोस्फीयर का जिक्र करना है, फिर जाकर के डी के बारे में करना है। तो देखो डी रीजन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे भी ऊपर में तुमको पता चला कि मेसोफियर का अपर पार्ट की अगर बात होगा, अपर पार्ट, देखो इन दोनों के जो नीचे हैं, ये जो रीच है, देखो यहाँ पे रीच शब्द लगा हुआ, अपर रीच, जो पहुंचने के लिए, ठीक है ना। और पार्ट, पार्ट जहाँ अपर पार्ट क्या है वो डी रीजन है। देखो ये क्या कह रहा है कि द लेवल ऑफ द ionization is also very important. The higher the level of ionization, the greater number the of electrons that vibrate and collide with molecules, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है लेकिन गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। द थर्ड मेन फैक्टर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। अब देखो यहाँ पे क्या फैक्टर जुड़ गया, सिग्नल्स के लिए, ठीक है। वही मैं बताता हूँ, कोई भी फ़ोन चला रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, जैसा पहले मैं बताता था कि आप ऐसा कर लेते तो आपको लगता है कि आसान है, डायरेक्ट आप क्या कहते हो कि हाँ सैटेलाइट से बात हो जाती है, फ़ोन से गया सैटेलाइट पे पहुंचा, सैटेलाइट से अपने पास आ गया। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। उसको क्या है कि वो पूरा पूरा आपका लेगा ही कम्युनिकेशन सिस्टम। अब वो कहाँ से जाएगा, मेसोफेयर के अंदर जो आइनोस्फेयर का लेवल है वहाँ पे। अब समझ में आ रहा है ये आइनोस्फेयर कहाँ है, मेसोफेयर, टोटल जो मेसोफेयर है आपका, उसके अंदर आइनोस्फेयर होता है। आइनोस्फेयर के अंदर ये रीजन तुमको मिलता है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। उसका भी एक फ्रीक्वेंसी बेस बैंड होता है। होता क्या है आज चलो वो भी बता ही दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कभी कभी तुम किसी को कॉल करते हो, अपने जिसको जानते हो वहाँ पे कॉल लगाते हो, उसको कॉल ना लग करके तुम्हारा कॉल स्विच हो जाता है, कहीं और लग जाता है। तो ये आइनोस्फेयर की गड़बड़ी से होता है। जो गैसियस स्टेट में जो आयंस वहाँ पे विद्यमान है, जिस फ्रीक्वेंसी बेस बैंड को सेंडर और रिसीवर के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, वो सही से न सेंड हो पाता है न रिसीव हो पाता है। अब सोचो इतना फास्ट ट्रैवल करता है, अब इसकी स्पीड के अंदाजा लगा लो कि इतना फास्ट अगर ट्रैवल कर रहा तो सोचो इसकी स्पीड क्या है। तुरंत तुमने फोन लगाया, रुकता भी नहीं है, दो बार भी बीप का आवाज नहीं करेगा। अगर कहीं कोई सिस्टम फेल रहा या रिसीवर और सेंडर में कुछ प्रॉब्लम रहा तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और जान लो, जो हम लोग टावर देखते हैं, मोबाइल टावर्स जो लगे रहते हैं हर जगह पे सिग्नल्स के लिए, एक दिन में केवल 10,000, केवल 10,000 वो टावर बियर करता है, केवल 10,000 आदमी का। अब तुम सोचो 10,000 आदमी का केवल सिग्नल ही लेता है, तो अगर तुम एक एरिया की बात करो तो सोचो वहाँ पे उस टावर पे कितने लोग आते होंगे। तो 10,000 एरिया 24 घंटे में लोग वहाँ पे विजिट करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। अब ये काम कैसे होता है, तो इसका एक चैम्बर होता है, रोटरी सिस्टम्स के थ्रू ही ये होता है, जिसमें फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आपका क्या करती है, जिगजैग मोशन करती है, जिगजैग मोशन कर करके आपका अपना खुद का रेंज लेकर के वहाँ पे जाएंगे। अब सोचो तुम्हारे कॉल करने के थ्रू ही वो जिगजैग मोशन चालू हो जाता है, सोचो कितनी बड़ी बात है। तुम यहाँ पे कॉल का बटन दबा रहे हो और वहाँ जिगजैग मोशन चालू हो गया और वो रेंज ले रहा है, इतने से ही। अब वो एकमात्र किसके बदौलत होता है, सिम के बदौलत होता है। तो सोचो टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी अभी हो चुकी है। तो ये जो डी रीजन है वो वहीं पे ये काम करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं, एक मोशन में रहते हैं, वो कोलाइड करते हैं अनदर मॉलिक्यूल्स से करते हैं,
उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड जो होती है वो सिंगल होती है। अब इसमें क्या है, सिंगल क्या होती है और डबल क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है। देखो ट्रिपल का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 5G, सीधा सीधा जान लो। ट्रिपल सिग्नल का मतलब हो गया 5G। सिंगल में तो आपका ये चल जाता है, नेट उट चलाने के लिए डबल सिग्नल की जरूरत पड़ती है, बाकी कॉलिंग के लिए आपका सिंगल फ्रिक्वेंसी बैंड ही होता है। जब फोन लेने जाते होगे तो फोन में एक लिखा रहता होगा पीछे आपके बॉक्स पे, इतना इतना वाईफाई इतना लिख करके, और फिर उसके बाद नीचे लिखा रहेगा बेस बैंड। ठीक है, यही बेस बैंड जो होता है निर्धारित करता है। क्लियर है? तो वो सिग्नल भेजता है, सिंगल सिग्नल भेजता है। ठीक है, अब देखो एज पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, जस्ट इसके बगल में लिखा हुआ है क्या, एज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, जो भी है इंक्रीज करता है उसका वेवलेंथ, वेवलेंथ वाइब्रेशन शॉर्ट 10 होता है, शॉर्टेंस छोटा होता है, मतलब उसमें रुक रुक के भी जा सकता है और लगातार भी जा सकता है। एंड द नंबर ऑफ जो भी है इलेक्ट्रॉन्स के बीच का और गैसियस के मॉलिक्यूल्स का, ये देखो वो घटता है और बढ़ता है दोनों होता है, लेकिन डी के केस में ज़्यादातर जो केस बन के आती है वो मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो तुम्हारे द्वारा सिग्नल भेजा जाता है वो जाकर के स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती ही रहती है। एज पर रिजल्ट सिंगल्स लोअर, अगर सिंगल्स लोअर की देखो यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। एज अ रिजल्ट, ठीक है, सिग्नल्स की बात हो रहा है। ठीक है, सिग्नल्स का तो जो सिग्नल्स है वो लोअर रेडियो होता है। तो जो सबसे जैसे रेडियो है तो तुम कहीं भी उसके स्पेक्ट्रम को या उसके बेस बैंड को तुम पकड़ सकते हो अगर उसके रेंज में आ रहे हो। तो वो सिंगल ही एक ऐसा है जो कि रेडियो वाला वर्क करता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं विशाल कुशवाहा। अब क्या है, डी रीजन जो होता है ऑलमोस्ट समझ में क्या आया, डी रीजन यही समझ में आ रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, जहाँ पे आयंस आपके द्वारा जो भेजे जा रहे हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं, वो केमिकल रिएक्शन होता है, वो भी गैसियस स्टेट में, कुछ आयंस सरप्लस होते हैं, कुछ आयंस नए बनते हैं। ये जो प्रोसेस होती है सब इसी के अंदर होती है, उसी को डी रीजन कहा जाता है। और ये कहाँ होता है, ये अपर पार्ट होता है। क्लियर है? ई रीजन के बारे में जान लो। ई रीजन द आयनाइजेशन इन द रीजन रिजल्ट फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, ऑफ टाइप्स ऑफ रेडिएशन। जो ई रीजन है वो रेडिएशन है। अब ई रीजन का क्या है कि वहां से डिवाइड करेगा कि 3G चलाना है, 4G चलाना है, 5G चलाना है, या केवल कॉलिंग पे बात करना है। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट करना है तो लाइव टेलीकास्ट तो बस खाली कहा जाता है ना, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ब्रॉडकास्ट करना होता है, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है। ब्रॉडकास्ट में इसी तरीके के सिस्टम को अपनाया जाता है। अब वो भी अगर तुम लाइव अगर देख रहे हो तो तुम्हारे टीवी में कुछ और आएगा, जस्ट बगल में ही टीवी रखे रहोगे तो उसके बगल में जो आएगा वो कुछ सेकंड का देर करके आएगा या कुछ सेकंड का पहले रहेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा लाइव में। तो ये डिपेंड करता है हर एक टीवी के फ्रीक्वेंसी बेस बैंड पर। ठीक है, जब भी आप लोग अब सोचो तुम लोग टीवी चलाते हो तो अगर कहीं से जैसे लाइव आ रहा है, ठीक है, लाइव अगर देख रहे हो तो आखिर डिश का कनेक्शन लिए हो तो ऐसा कुछ तो उसका भी रेडिएशन होगा कि जो फैला हुआ है, लेकिन क्या है हमें पता ही नहीं है। डिश की तार जो लगाते हो उसमें जो वाइट वाली जो तार होती है, वाइट कलर का जो बाहरी होता है, तो वही तो मेन होता है, वही तो पकड़ता है रेंज। एक वाईफाई का रेंज 1.2 मीटर होता है। अब वो 1.2 मीटर के रेंज से पूरा तुम्हारा आयनोस्फीयर तक ट्रेवल करता है। तो ये इसकी कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे सेगमेंट्स इसको अलग करता है, उसके रेडिएशन को चेंज करता है। अब ये देखता है कि कौन सा कितना रेडिएशन सॉफ्ट है, कौन सा कितना रेडिएशन हार्ड है। अब सोचो कि अगर सैटेलाइट अगर हम ऐसे ही बनाते जाना तो क्या रेडिएशन एयर पॉल्यूशन नहीं बनेगा? बनेगा, एकदम सिंपल तरीके से बनेगा। ठीक है, अब सॉफ्ट एक्स, यहाँ पे जैसे एक उदाहरण में ही समझ लो कि जैसे एक सॉफ्ट एक्सरे है, ठीक है, और सॉफ्ट एक्सरे हो गया और प्रोड्यूस
मच ऑफ द आयोनाइजेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सॉफ्ट की मैंने बात की है, तो हार्ड भी होगा, सॉफ्ट होगा तो हार्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ऑल्दो एक्सट्रीम, देखो अभी यहाँ पे पहले कुछ देर पहले की मैं बता रहा था ना कि एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा अगर, देखो एक्सट्रीम लेवल पे जो यू अल्ट्रा वायलेट रे हैं, ठीक है, तो ई यू बी अगर कहीं तुमको मिलेगा, इतना जान लेना कि इसके बारे में ये हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल की बात हो रहा है। तो एक्सट्रीम के लिए हम कैपिटल ई का यूज़ करते हैं। तो ई यू बी का क्या हो गया, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रे को रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है, उस रे का या सन से निकलने वाली जो कॉस्मिक रे है उसका वेवलेंथ कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या ओजोन लेयर इसको रोक पाएगा। मैंने बहुत पहले पीपीटी में एक चीज़ बताया था कि जब हम मेसोस्फेयर की बात करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपका थर्मोस्फेयर आता है, फिर और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, एग्जोस्फेयर भी होता है। तो होता क्या है कि सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, वहाँ से जो छन कर बच उच करके आता है वो हमारे ओजोन लेवल पे आकर के गिरता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि समझने के लायक है, ठीक। जिस तरीके से मैंने पहले भी बता दिया है, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है आल्सो कैन कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, मतलब आल्सो कैन कंट्रीब्यूट, हम लोग जो है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोर्डली द रेडिएशन दैट प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन द रीजन हैज वेवलेंथ बिटवीन अबाउट 10 एंड 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने एम्पियर होते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक, कि जो 10 और 100 के बीच में जो लाई कर रहा है, ठीक है, उसके वेवलेंथ को रीड किया जाएगा। जो 10 से 100 के बीच में एंगस्ट्रॉम लाई कर रहा है, ठीक है, उसको जो है स्टडी किया जाएगा कि किस तरीके का रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर हार्डली हमारे लिए यही होता है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो पूरे अच्छे तरीके से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। द डिग्री टू विच ऑल ऑफ द, ठीक है, डिपेंड ये लैटिट्यूड ऑब्जर्वेशन और मेड, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो ई जो है आपका एल्टीट्यूड पे तो है ही है, लेकिन जो आपका लैटिट्यूड है उस पर भी इम्पीरियल इम्पैक्ट अपना डालेगा, ठीक। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अब जो एफ वाला रीजन आता है, एफ रीजन, ठीक है ना, एफ रीजन इज एट हाईएस्ट रीजन इन द आइनोस्फेयर एंड सच एज एक्सपीरियंस द मोस्ट सोलर रेडिएशन। अब ये क्या कहा गया था, बात सही समझो, सोलर का जो रेडिएशन आ रहा है थर्मोस्फेयर का, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एफ इज फाउंड अपर रेंज लिखा हुआ है, वो भी किसका, थर्मोस्फेयर का। तो ये क्या करता है कि देखो सारे लेयर्स जो बटे हैं ना, सन से निकलने वाली जितने भी रे हैं सबको रोकते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ तो करते ही हैं कि उसको रोकते हैं, उसको बचाते हैं, ताकि उसकी जो रेज है, अल्ट्रा वायलेट रे हो गई, कॉस्मिक रे कह लो, जो भी उसके वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या बेस बैंड जो भी है, ठीक है, यहाँ तक कि लाइट भी है, तो उससे जो डायरेक्ट हमें हार्म होता है उसको रोक करके हमारे लिए हैबिटेट करते हैं, हैबिटेबल बनाते हैं, ताकि हमको जो है नुकसान ना पहुँचे। यही इसी में यूवी जो केवल बात हो रहा, अभी इससे पहले जब एटॉमिक कह रहा हूँ यार, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर की अगर तुम बात करोगे तो उसमें यूवी ए यूवी बी करके था और यूवी सी था। तो देख रहे होगे पीपीटी पे एक तरफ आ करके पूरा पूरा सी वाला रुक जा रहा था, रिफ्लेक्ट कर जा रहा था, वो आ नहीं पा रहा था। यूवी ए क्या था कि पूरा का पूरा सीधा पृथ्वी पर ही पहुंच जा रहा था। यूवी बी क्या हो रहा था कि कुछ पार्ट रुक रहा था फिर पेनिट्रेट करके नीचे आ रहा था, ठीक। उसके बाद एक्सरे था, एक्सरे में भी तुम्हारा उसमें दो अब आ जाता है, शॉर्ट एक्सरे होता है और हार्ड एक्सरे होता है, और गामा रे भी तो तुमको बोनस में मिल रहा है। तो देखो एक्सरे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारा केवल एक्सरे है, नहीं, यहाँ पे एक्सरे का मतलब गामा से है, ठीक है। ये जो एक्सरे है वो काम तभी करेगा जब गामा रहेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, ठीक है। अब जो है मच ऑफ द
आयोनाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट, देखो लाइट आया, ठीक है, इन द मिडिल spectrum as well as those portion of the spectrum with very short wavelengths। समझ में आया? तो जो मिडिल स्पेक्ट्रम है वो शॉर्ट लेंथ का होना चाहिए। अब देखो शॉर्ट लेंथ क्या होता है ये समझ लो, ठीक है, बता दे रहा हूँ, अगर कहीं लिखना रहा तो लिख देना। जैसे कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा, ये एक लाइन है, ठीक है, सीधा लाइन है, और ये ऊपर वाली लाइन है, ये वाई की है। शॉर्ट लेंथ क्या होता है कि ये ऐसे जाएगा, रुक जाएगा, नीचे वाला नीचे ऐसे घूम करके नहीं जाएगा, नीचे वाला ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, फिर ये होगा, ये दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो हो है ये शॉर्ट हो गया, ठीक है ना, शॉर्ट लेंथ हो गया, छोटा छोटा ये रहेगा। ये ऊपर भी हो सकता है, यानी ये प्लस वाले में भी हो सकता है, ये माइनस वाले में भी हो सकता है। ये नज़दीक नज़दीक रहेगा, बताने के लिए गया था। और जो हार्ड लेंथ होता है, जैसे शॉर्ट लेंथ, हार्ड लेंथ क्या रहेगा तुम्हारा, ऐसे जाएगा, ऊपर भी बड़ा रहेगा, नीचे भी बड़ा रहेगा, ऊपर भी बड़ा रहेगा, नीचे भी बड़ा रहेगा, ऐसे पूरा ये बना रहेगा, जिससे कई सारी दिक्कत होंगी। यहाँ पे तो चलो मान लिया कि इस तरीके से ये भरा है, ये फिल है, तो फिर ये फिल है, फिर ये भी फिल है। तो फिल होने से नहीं होता, जो इसका ग्राफ पैटर्न है बहुत ही गंदा होता है और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसीलिए तुम अगर ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, टिपिकली द रेडिएशन दैट कॉज आयोनाइजेशन बिटवीन, जो वेवलेंथ है 100 से 1000 एंगस्ट्रॉम। पहले था क्या, 1 से 10 एंगस्ट्रॉम, अब क्या है 100 से कितना है 1000 एंगस्ट्रॉम। तो यही है, ऑल दो अल्ट्रावायलेट रिस्पॉन्स फॉर आयोनाइजेशन लोअर एफ्रिजन। तो यही है, इसको ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये में भी पेपर में भी आए, जैसा है इस हिसाब से इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर किसी का कोई कुछ पूछना हो तो भैया पूछ लो, और नहीं तो कोई बात नहीं। आवाज़ आ रही है ना सबको? कोई एक आदमी बोल दे। सब म्यूट करके उड़ गए क्या? चलो, लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेस्ट एक दिन लूँगा सबकी, और फिर तुम लोग क्या करना, पीडीएफ देख देख करके आंसर लिख करके भेज देना, नंबर 100% पा लेना। शाहिद खान, ये अब आ रहे हैं भाई साहब, खत्म हो जाता तब आता। 32, ठीक है तब। तो ये इस तरीके से हैं आपके, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई भी इस तरह से दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा, बाकी का तो सारा चीज़ें हम जान ही रहे हैं। तो आपने 1 2 3 जो भी है आपने पढ़ लिया इस तरह से, ठीक है। अभी देखता हूँ इम्पोर्टेंट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकुलेट्स मैटर समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, दूसरा पहला क्लियर, मतलब पहला दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर, पहला दूसरा तीसरा क्लियर, चौथा क्लियर। मैं क्यों एक यूनिट पे इतना दबाव दे रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर आगे जो भी कुछ भी होगा वो आप लिख डालोगे। चुटकियों में आपके बाएं हाथ का ये खेल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें ये आसान है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो फर्दर जो है आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दें कि सर दिस क्वेश्चन इज़ टू बी एन
तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है और ये आ रहा है तो सर इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जो भी क्वेरी हो उससे तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो, नो डाउट इसमें। ठीक है। हाँ बस एक काम किया करो यार, 10 बजे रात को मत फोन किया करो, जो करना रहे ना पहले फोन कर लिया करो, 10 बजे वाला नहीं हमको चाहिए। देखो लेटेस्ट कितना भी लेट हो 7 बजे तक, ठीक है, 7 बजे तक मैं तुम लोगों का फोन उठा सकता हूँ। इसके बाद अगर कोई फोन आता तो मैं पहले बता दे रहा हूँ नहीं। ठीक है। और संडे को तो बिल्कुल ही मत हमको किया करो, क्योंकि मेरे पास और भी काम रहते हैं। जो पूछना रहे उसमें पूछ लिया करो साइड से, तो एक दिन तो दे दिया करो, बाकी चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है।